Good morning, students. Today we will start theme 3, that is an empire across 3 continents. Means we are going to study the empire which lies in 3 continents: Asia, Europe, and North Africa. And the name of that empire is the Roman Empire. The Roman Empire covered a vast stretch of territory that included most of Europe as we know it today, and a large part of the fertile Crescent and North Africa. ये जो रोमन एम्पायर है, ये एक बहुत विशाल, बहुत बड़ा एम्पायर था और एक बहुत बड़ी टेरिटरी में स्ट्रेच था, बहुत बड़ी टेरिटरी में फैला हुआ था। और इसका मैक्सिमम पार्ट, आज जिसको हम यूरोप कहते हैं, वो यूरोप का मैक्सिमम पार्ट इसमें इंक्लूडेड था, और साथ ही साथ नॉर्थ अफ्रीका। इन दिस चैप्टर वी शैल लुक एट द वे दिस एम्पायर वॉज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं कि किस तरह से ये जो रोमन एम्पायर था वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, कौन कौन से पॉलिटिकल फोर्सेस थे जिसने इसकी डेस्टिनी को शेप किया था, और सोशल ग्रुप्स इनटू विच पीपल वर डिवाइडेड। और ये जो रोमन एम्पायर था उसमें जो पीपल थे वो कौन कौन से सोशल ग्रुप में डिवाइडेड थे, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड वी विल सी दैट द एम्पायर एम्ब्रेस्ड अ वेल्थ ऑफ लोकल कल्चर एंड लैंग्वेजेस। ये जो रोमन एम्पायर था इसमें बहुत सारे, मतलब ये धन धान्य से भरपूर तो था ही, और बहुत सारे लोकल कल्चर और लैंग्वेजेस भी इसमें शामिल थे। और क्या जानेंगे, और हम जानेंगे कि वुमेन हैड अ स्ट्रॉन्गर लीगल पोजीशन देन दे डू इन मेनी कंट्रीज टुडे। और रोमन एम्पायर की जो वुमेन हैं उनका बहुत स्ट्रॉन्गर लीगल पोजीशन था, जैसा आज के भी कंट्रीज़ में जल्दी देखने को नहीं मिलता, बहुत सारी कंट्रीज़ में देखने को नहीं मिलता। लेकिन उस समय रोमन एम्पायर की जो लेडीज़ थीं, जो वुमेन थीं, उनका जो पोजीशन था वो बहुत स्ट्रॉन्गर था। बट ऑल्सो दैट मच ऑफ द इकोनॉमी वॉज रन ऑन स्लेव लेबर, डिनाइंग फ्रीडम टू सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पर्सन्स। लेकिन साथ ही साथ हम और क्या चीज़ देखेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से रोमन एम्पायर की जो इकोनॉमी थी वो स्लेव लेबर्स जो थे उन पर डिपेंडेंट थी, और वो जो स्लेव लेबर थे उनको जो है वो जो एक सब्सटेंशियल जो फ्रीडम होता है वो भी उनको नहीं था। मतलब स्लेव थे और उनकी इकोनॉमी इन स्लेव पर डिपेंडेंट थी, मतलब स्लेव जो थे वो मेन वर्क फोर्स थे। फ्रॉम द 5th century on, the empire fell apart in the west but remained intact and exceptionally prosperous in its eastern half. 5th century के बाद जो रोमन एम्पायर का जो वेस्टर्न पार्ट था वो धीरे धीरे अलग हो गया इन द सेंस कि उसमें बहुत सारे जो दूसरे ट्राइब्स थे उन्होंने उस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया, और वो धीरे धीरे दूसरे का एम्पायर हो गया और वो रोमन एम्पायर के पार्ट से अलग हो गया। लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट था वो अभी भी रोमन एम्पायर से पूरी तरह इंटैक्ट था। ईस्टर्न हाफ एक्सेप्शनली प्रॉस्परस भी था। द कैलिफेट which you will read about in the next chapter, built on this prosperity and inherited its urban and religious tradition. ठीक है, कैलिफेट जिसके बारे में हम इसके बाद के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो इसी प्रॉस्पेरिटी पे, रोमन एम्पायर के इसी प्रॉस्पेरिटी पे बना था, और उसने अर्बन और रिलीजियस ट्रेडिशन को, यहाँ के अर्बन और रिलीजियस ट्रेडिशन को इनहेरिट किया था।
Two powerful empires ruled over most of Europe, North Africa, and Middle East in the period between the birth of Christ and the early part of 7th century, say down to the 630s. इस एरिया में जिस एरिया के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, रोमन एम्पायर, तो इस एरिया में जो पावरफुल एम्पायर, दो पावरफुल एम्पायर जो थे वो उन्होंने इस एरिया को रूल किया, और इनका जो एम्पायर था वो यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट का एरिया था। और ये जो एम्पायर जो था ये क्राइस्ट के बर्थ और उसके बाद 7th सेंचुरी तक स्टैब्लिश रहा। हम कह सकते हैं कि 630 तक ये जो एम्पायर था, ये दो इम्पॉर्टेंट एम्पायर इन्होंने रूल किया। द टू एम्पायर्स वर दोज ऑफ रोम एंड ईरान। और कौन कौन से दो ये एम्पायर थे? रोमन एम्पायर और इरानियन एम्पायर। रोम और ईरान ये दो एम्पायर था जो कि इस एरिया में काफ़ी लंबे समय तक, क्राइस्ट के बर्थ से लेकर 7th सेंचुरी तक उसने यहाँ पर रूल किया। द रोमन्स एंड इरानियंस वर राइवल एंड फॉट अगेंस्ट ईच अदर फॉर मच ऑफ देयर हिस्ट्री। ठीक है, और ये जो दोनों एम्पायर थे, रोमन एम्पायर और इरानियन एम्पायर, ये दोनों ही एक दूसरे के राइवल थे और टाइम टू टाइम एक दूसरे के अगेंस्ट भी रहते थे और एक दूसरे से के अगेंस्ट फाइट भी करते रहते थे। अब इनकी पूरी हिस्ट्री में ये दोनों जो एम्पायर थे ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। देयर एम्पायर्स ले नेक्स्ट टू ईच अदर, separated only by a narrow stripe of land that run along the river Euphrates। और ये जो एम्पायर था, रोमन एम्पायर और इरानियन एम्पायर, ये दोनों एक दूसरे से सटा हुआ था और डिवाइडेड था यूफ्रेटस रिवर। ठीक है, एक नैरो स्ट्राइप ऑफ लैंड, रिवर यूफ्रेटस के पास एक नैरो स्ट्राइप ऑफ लैंड था जिसके थ्रू ये दोनों जो एम्पायर था वो बटा हुआ था। इन दिस चैप्टर we shall be looking at the Roman Empire, but we shall also refer in passing to Rome's rival Iran। ठीक है, तो हम जो ये एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें हम मेनली रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन टाइम टू टाइम कुछ जगहों पर हम इरानियन एम्पायर्स से भी इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे। लुक एट द मैप। The continents of Europe and Africa are separated by a sea। कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप और अफ्रीका और यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है वो एक सी के थ्रू सेपरेटेड है, दैट स्ट्रेचेज ऑल द वे फ्रॉम स्पेन इन द वेस्ट एंड सीरिया इन द ईस्ट। ठीक है, एक सी जो कि वेस्ट में स्पेन और ईस्ट में सीरिया तक स्ट्रेच है और वो डिवाइड करती है यूरोप और अफ्रीका को। दिस सी इज कॉल्ड द मेडिटेरेनियन सी एंड इट वॉज द हार्ट ऑफ रोम्स एम्पायर। ठीक है, तो आप देखो ये जो मैप देख रहे हो इसमें मेन जो है मेडिटेरेनियन सी, ये इसके नॉर्थ का पार्ट जो है वो यूरोप का है और साउथ का पार्ट जो है वो अफ्रीका का है। तो एक तरह से ये नॉर्थ और साउथ के पार्ट में इसको ये यूरोप और अफ्रीका के पार्ट में ये मेडिटेरेनियन सी डिवाइड करती है इस पार्ट को, जो कि स्पेन, वेस्ट में स्पेन से लेकर ईस्ट में सीरिया तक फैला हुआ है। और ये मेडिटेरेनियन सी रोमन एम्पायर का हार्ट कहलाता है। रोम डोमिनेटेड द मेडिटेरेनियन एंड ऑल द रीजन्स अराउंड दैट सी इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, अब जो रोमन एम्पायर है वो मेडिटेरेनियन सी के अराउंड जितने भी एरिया हैं, ठीक है, उन सब पर रोमन एम्पायर था। ठीक है, नॉर्थ हो या साउथ, अराउंड द सी इन बोथ डायरेक्शन रोमन एम्पायर जो था स्टैब्लिश था, नॉर्थ एज वेल एज साउथ। टू द नॉर्थ द बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर वर फॉर्म्ड बाय टू ग्रेट रिवर्स, द राइन एंड द डेन्यूब। नॉर्थ का एरिया आप देखो यहाँ मैप में, यहाँ पे दो रिवर आपको दिखेंगे। नॉर्थ का एरिया जो रोमन एम्पायर का था
वो दो रिवर उसकी बाउंड्री बनाती थी, एक राइन रिवर और एक डेन्यूब रिवर, एंड टू द साउथ बाय द ह्यूज एक्सपेंस ऑफ डेजर्ट कॉल्ड सहारा। और जो साउथ का जो बाउंड्री थी वो सहारा डेजर्ट बनाती थी। ठीक है, तो आप देखो कि पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ का जो एरिया है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, ये पूरा का पूरा रोमन एम्पायर था। और रोमन एम्पायर के बीच में ये मेडिटेरेनियन सी था और इसीलिए इसका हार्ट कहा जाता था। दिस वास्ट स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी वॉज द रोमन एम्पायर। ईरान कंट्रोल्ड द होल एरिया साउथ ऑफ द कैस्पियन सी। और अब आप देखिए इस मैप में, यहाँ पर है कैस्पियन सी, ठीक है, और ईरान जो था वो कैस्पियन सी के साउथ का एरिया उसको कंट्रोल करता था, डाउन टू ईस्टर्न अरेबिया। ठीक है, कैस्पियन सी से डाउन जो इधर ईस्टर्न अरेबिया का पार्ट है वहाँ पर ईरानियंस का एम्पायर था, एंड समटाइम्स लार्ज पार्ट ऑफ अफ़गानिस्तान एज वेल। और कई बार अफ़गानिस्तान का जो बहुत बड़ा पार्ट है वो भी ईरानियंस के कब्ज़े में आ जाता था। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों एम्पायर जो थे वो साइड बाय साइड थे। कैस्पियन सी के साउथ का पार्ट जो था वो ईरानियन का था। These two superpowers had divided up most of the world that the Chinese called Ta China, means Greater China, roughly the West। और जो ये पार्ट रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर का जो ये पार्ट था, ये पूरा कवर्ड था एक बहुत बड़ा सा एरिया जिसको कि चाइनीज़ जो हैं वो ग्रेटर चाइना के रूप में जिन्होंने उनको बाद में कहा, और हम जिसको रेफ़र कहते हैं वेस्ट के रूप में। ठीक है, तो ये वो एरिया था। नाउ वी विल सी द अर्ली एम्पायर। द रोमन एम्पायर कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, अर्ली एंड लेट। रोमन एम्पायर जो है इसको हम ब्रॉडली टू फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, एक अर्ली कह सकते हैं और एक लेट, एक पहले का और एक बाद का, डिवाइडेड बाय द 3rd century एज अ सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल वाटरशेड बिटवीन देम। इन अदर वर्ड्स, द होल पीरियड डाउन टू द मेन पार्ट ऑफ द 3rd century कैन बी कॉल्ड द अर्ली एम्पायर एंड द पीरियड आफ्टर दैट द लेट एम्पायर। ठीक है, तो 3rd century के पहले का पार्ट अर्ली एम्पायर कहलाता था और 3rd century के बाद का जो पार्ट है वो लेट एम्पायर के नाम से इस दो फेज़ में रोमन एम्पायर को डिवाइड किया गया। अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू सुपर पावर्स एंड देयर रेस्पेक्टिव एम्पायर्स was that the Roman Empire was culturally much more diverse than that of Iran। अब जो इन दोनों ये जो दो सुपर पावर्स थे, रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर, इन दोनों में जो रोमन एम्पायर था वो कल्चरली ज़्यादा डाइवर्स था। ईरान के कंपैरिजन में रोमन एम्पायर जो था वो ज़्यादा कल्चरली डाइवर्स था। द Parthians and later the Sassanians, the dynasties that ruled Iran in this period, ruled over a population that was largely Iranian। और हम इसलिए कहते हैं कि रोमन एम्पायर जो था वो ज़्यादा डाइवर्स था और ईरानियन एम्पायर जो था वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स नहीं था, क्योंकि जो ईरानियन एम्पायर का जो एरिया है वो ज़्यादातर उस एरिया को ही उन्होंने कंट्रोल किया जहाँ पर मोस्टली ईरानियंस ही थे। लेकिन रोमन एम्पायर जिस एरिया में था वहाँ पर डाइवर्स पीपल्स जो थे वो वहाँ पर आकर रहते थे और इसलिए वहाँ पर मिक्स कल्चर था। तो रोमन एम्पायर जो था वो मिक्स कल्चर होने की वजह से ज़्यादा डाइवर्स था, लेकिन ईरानियंस नहीं था क्योंकि उन्होंने उसी एरिया को कंट्रोल किया जहाँ पर मोस्टली ईरानियंस ही रहते थे। द रोमन एम्पायर बाय कंट्रास्ट was a mosaic of territories and culture that were chiefly bound together by a common system of government। ठीक है, और जो रोमन एम्पायर था वो एक तरह से टेरिटरीज, रोमन एम्पायर was a mosaic of territories and culture।
अलग अलग टेरिटरीज और अलग अलग कल्चर का एक तरह से मिक्सचर था, मोज़ैक था। और ये पूरा का पूरा एरिया जो था एक कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू बंधा हुआ था। मेनी लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन द एम्पायर, बट फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन एंड ग्रीक वर द मोस्ट वाइडली यूज्ड, इंडीड द ओनली लैंग्वेजेस। रोमन एम्पायर में डिफरेंट कई तरीके के लैंग्वेज बोले जाते थे, लेकिन जो वाइड स्प्रेड लैंग्वेजेस थे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज थे, वो लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज, और यही दोनों लैंग्वेज ही केवल एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए यूज़ किए जाते थे। द अपर क्लासेस ऑफ द ईस्ट स्पोक एंड रोट इन ग्रीक, दोज ऑफ द वेस्ट इन लैटिन, and the boundary between these broad language area runs somewhere across the middle of the Mediterranean, between the African province of Tripolitania, which was Latin speaking, and Cyrenaica, Greek speaking. तो हमने देखा कि रोमन एम्पायर में दो मेन लैंग्वेज थी, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज। और जो ईस्ट में रहने वाले जो अपर क्लास के लोग थे वो ग्रीक लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। और जो वेस्ट में रहने वाले जो लोग थे वो लैटिन लैंग्वेज बोलते थे। और ये दोनों लैंग्वेज बोलने वालों की जो बाउंड्री थी, आप समझ लो कि एक तरह से बिल्कुल मेडिटेरियन सी के बीच से, आप उसको मेडिटेरियन सी को 2 पार्ट में कर लो। इसके बीच का पार्ट जो कि ट्रिपोलिटेनिया कहलाता था वो लैटिन स्पीकिंग था, और जो सिरेनिका पार्ट था वहाँ पर ग्रीक लैंग्वेज बोला जाता था। ऑल दोज हु लिव्ड इन द एम्पायर वर सब्जेक्ट ऑफ अ सिंगल रूलर, द एम्परर, रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे लिव्ड एंड व्हाट लैंग्वेज दे स्पोक। और पूरा का पूरा जो ये रोमन एम्पायर था ये एक सिंगल रूलर के अंदर था। यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग थे वो सारे के सारे एक सिंगल रूलर के सब्जेक्ट्स थे, और वो चाहे रोमन एम्पायर में जहाँ भी रहते हों और जो भी भाषा बोलते हों, वो सारे के सारे एक सिंगल रूलर के अधीन थे। द regime established by Augustus, the first emperor in 27th BC, was called the Principate. अब यहाँ पर आप देखो कि 27 BC, ठीक है, में एक जो रिजाइम स्टैब्लिश हुआ, उसको स्टैब्लिश करने वाला जो एम्परर था वो कौन था? ऑगस्टस, ठीक है। और ये जो रिजाइम जो ऑगस्टस ने स्टैब्लिश किया वो प्रिंसिपेट कहलाता था। Although Augustus was the sole ruler and the only real source of authority, the fiction was kept alive that he was actually only the leading citizen. ठीक है, उस एरिया ऑगस्टस जो था उसने वहाँ पर अपना रिजाइम इस्टेब्लिश किया और वो वहाँ का सोल रूलर था और मेन सोर्स ऑफ अथॉरिटी था। लेकिन जो दिखावे, जो फिक्शन जो वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, दिखावे के लिए उसको लीडिंग सिटीजन कहा जाता था। और ऐसा क्यों? नॉट द एब्सोल्यूट, मतलब उसको लीडिंग सिटीजन कहा जाता था, नॉट द एब्सोल्यूट रूलर। दिस वॉज डन आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द सीनेट। और ऐसा क्यों किया जाता था? ताकि जो सीनेट हैं उनका रेस्पेक्ट बना रहे, ठीक है। अगर हम उसको रूलर बोल देंगे ऑगस्टस को, और तो बाकी तो उसके सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो जो सीनेट्स हैं वहाँ पे वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे। तो सीनेट्स के रेस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए ऑगस्टस जो था वो लीडिंग सिटीजन कहलाता था, एब्सोल्यूट रूलर नहीं कहलाता था। बट इन प्रैक्टिस ही वॉज द एब्सोल्यूट रूलर, और जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी वही था। और सीनेट क्या था? सीनेट वॉज द बॉडी विच हैड कंट्रोल्ड रोम अर्लियर, ठीक है। ऑगस्टस ने जो अपना ये रिजाइम इस्टेब्लिश किया उसके पहले रोम का एरिया जो था वो सीनेट कंट्रोल करता था, इन द डेज व्हेन इट वाज अ रिपब्लिक, ठीक है। तो इसके पहले, ऑगस्टस के पहले
जो जब रोम का अम्पायर जो था वो एक रिपब्लिक हुआ करता था, तो वहाँ पर उसको कंट्रोल सीनेट्स करते थे. द सीनेट्स हैड एग्जिस्टेड इन रोम फॉर सेंचुरीज and had been and remained a body representing the aristocracy, that is the wealthiest families of Roman and later Iranian descent, mainly landowners. ठीक है, तो जो सीनेट्स थे, ये कौन थे? ये वो सीनेट वो बॉडी थी जो कि रोम को उस वक्त कंट्रोल करती थी जब रोम रिपब्लिक था. और रिपब्लिक का भी मतलब क्या कि इसने काफ़ी दिनों सीनेट ने रोम में सेंचुरीज से वहाँ एग्जिस्ट करते थे. और एक तरह से ये उस बॉडी को रिप्रेजेंट करते थे जो कि एरिस्टोक्रेसी था. एरिस्टोक्रेसी मीन्स उसमें मेनली जो उस एरिया के वेल्दी पर्सन्स जो थे, वेल्दी फैमिलीज़, वो सीनेट हुआ करती थी. तो पहले जो वेल्दी रोमन्स जो थे वो सीनेट के मेंबर होते थे, और बाद में इटालियंस जो थे, ठीक है, इटालियंस जब वहाँ पर आए तो पावरफुल और वेल्दी इटालियंस जो थे, खास करके जो लैंड ओनर्स, वो भी सीनेट का पार्ट हो गए. मोस्ट ऑफ द रोमन हिस्ट्रीज दैट सर्वाइव इन ग्रीक एंड लैटिन वर रिटन बाय पीपल फ्रॉम अ सीनेटोरियल बैकग्राउंड. जो ये बता रहे हैं कि रोमन हिस्ट्री जो है, मोस्ट ऑफ द रोमन हिस्ट्री वो ग्रीक और लैटिन पीपल के थ्रू लिखी गई है, और वो भी वो पीपल जो कि सीनेट बैकग्राउंड के थे. ठीक है, फ्रॉम दीज इट इज़ क्लियर दैट एम्परर्स वर जज बाय हाउ दे बिहेव टुवर्ड्स द सीनेट. और इससे ये पता चलता है कि जो रूलर था, जो एम्परर था, वो इस तरह से जज किया जाता था कि उसका बिहेवियर सीनेट्स के लिए कैसा है. द वर्स्ट एम्परर वर दोज हु वर हॉस्टाइल टू द सीनेटोरियल क्लास, बिहेविंग विथ सस्पिशन और ब्रूटैलिटी एंड वायलेंस. मेनी सीनेटर्स yearn to go back to the days of the republic, but most must have realized that this was impossible. तो रूलर का जो राजा था, जो किंग था, उसका बिहेवियर सीनेट की तरफ कैसे है, उसके अकॉर्डिंग ही जज किया जाता था. तो देखो बेटा, एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि जो हिस्ट्री इन ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई है, वो ये इन सीनेट्स के थ्रू लिखी गई है, और सीनेट्स ने अपना परसेप्शन ही उसमें लिखा है. और किसी भी किंग को जज करने का जो क्राइटेरिया था वो ये था कि वो किंग सीनेट्स के लिए कैसा उसका बिहेवियर है. अगर सीनेट्स के लिए बिहेवियर उसका अच्छा है, दैट मीन्स कि ही वॉज अ गुड किंग. और अगर सीनेट्स के लिए बिहेवियर अच्छा नहीं है, थोड़ा सा ब्रूटल है, और अगर किंग उसके लिए सस्पिशियस है, तो उसको जो है उसके अकॉर्डिंग बैड रैंकिंग दी गई है सीनेटर्स के थ्रू. और बहुत सारे जो सीनेटर्स थे वो चाहते थे वापस रिपब्लिक में वापस लौट जाना. मतलब ऑगस्टस के पहले का जो रोमन एम्पायर था, जो कि सीनेटर्स के थ्रू चलता था, उनके थ्रू कंट्रोल होता था, तो बहुत सारे सीनेटर्स जो थे वो चाहते थे उस तरह का ही की जो व्यवस्था है वो फिर से स्टैब्लिश हो. ठीक है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि ये अब बहुत इम्पॉसिबल है. नेक्स्ट टू द एम्परर एंड द सीनेट, द अदर की इंस्टीट्यूशन ऑफ इम्पीरियल रूल वॉज द आर्मी. ठीक है, तो रोमन एम्पायर में जो मेन था वो तो एम्परर था, एम्परर के बाद सीनेट, और जो तीसरा की इंस्टीट्यूशन था वो था आर्मी. Unlike the army of its rival in the Persian Empire, which was a conscripted army, the Roman had a paid professional army where soldiers had to put in minimum of 25 years of service. Indeed, the existence of a paid army was a distinctive feature of Roman Empire. इस तरह से हम देखते हैं कि आर्मी जो थी वो तीसरी की इंस्टीट्यूशन थी रोमन एम्पायर की, लेकिन पर्शियन एम्पायर की तरह
से बिल्कुल अलग रोमन एम्पायर की जो आर्मी थी वो डिफरेंट थी। मतलब पर्शियन आर्मी जो थी वो एक तरह से फोर्स्ड डिप्लॉयमेंट होता था उनको फोर्सफुली डिप्लॉय किया जाता था। बट रोमन आर्मीज़ जो थी उनको मतलब वो एक तरह से प्रोफेशनल आर्मी थी और उनको सैलरी मिलता था। ठीक है, सैलरी प्रोवाइड किया जाता था और कम से कम 25 इयर्स ऑफ सर्विस उनको करना पड़ता था। और इस तरह से जो ये पेड आर्मी का जो एग्जिस्टेंस था रोमन एम्पायर में, ये रोमन एम्पायर का एक बड़ा ही डिस्टिंक्टिव फीचर है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि वहाँ पर पेड आर्मी का सिस्टम चलता था। द आर्मी वॉज द लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी इन द एम्पायर एंड इट सर्टनली हैड द पावर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ एम्परर। ठीक है, तो जो आर्मी जो होता था वो बहुत ही बड़ा और सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होता था जिसमें कि करीब 6 लाख तक जो थे। ठीक है, तो ये अपने आप में एक सिंगल लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बॉडी था और ये आर्मी जितनी शक्तिशाली होती थी वो कहीं ना कहीं एम्परर के फेट को डिटरमिन करती थी। अगर आर्मी पावरफुल है तो एम्परर का फेट भी अच्छा है उसका, और अगर आर्मी कमज़ोर है तो एम्परर का फेट भी डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से वो एम्परर के फेट को डिटरमिन करने का भी काम करती थी। द सोल्जर्स वुड कॉन्स्टेंटली एजिटेट फॉर बेटर वेजेस एंड सर्विस कंडीशन। ठीक है, लेकिन जो पेड आर्मी तो थी लेकिन उसके बाद भी सेटिस्फैक्शन में भी नहीं था और इसलिए जो सोल्जर्स थे वो कॉन्स्टेंटली एजिटेट करते रहते थे अपने बेटर वेजेस के लिए, अपने बेटर सर्विस कंडीशन के लिए वो विद्रोह करते रहते थे। दीज एजिटेशन ऑफन टुक द फॉर्म ऑफ म्यूटिनी, और कई बार ये जो एजिटेशन था ये विद्रोह का रूप भी ले लेता था। इफ़ द सोल्जर्स फेल्ट लेट डाउन बाय देयर जनरल्स और इवन द एम्परर, जब ये जो आर्मीज़ थे जब उनको लगता था कि उनके जनरल्स या उनके जो एम्परर हैं उनको लेट डाउन कर रहे हैं, तो ये एजिटेशन जो था ये कई बार म्यूटिनी के रूप में भी बदल जाता था। अगेन आवर पिक्चर ऑफ द रोमन आर्मी डिपेंड लार्जली ऑन द वे दे वर पोर्ट्रेड बाय हिस्टोरियंस विथ सीनेटोरियल सिंपैथीज। ठीक है, फिर अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो रोमन एम्पायर की जो आर्मी थी उसका जो भी पिक्चर पोर्ट्रे किया गया है वो फिर उनका ही व्यू है, उन सीनेट्स का व्यू है जिन्होंने इनके बारे में लिखा है। और जो ये सीनेट थे वो कहीं ना कहीं इन आर्मियों से डरते थे और इन आर्मीज से हेट भी करते थे। ठीक है, बिकॉज इट वॉज अ सोर्स ऑफ ऑफन अनप्रिडिक्टेबल वायलेंस, क्योंकि आर्मीज़ के में टाइम टू टाइम जो वायलेंस होता था या एजिटेशन होता था तो उसके थ्रू आर्मीज़ को लेकर जो सीनेट्स का व्यू था उन्होंने उसी तरह से रोमन एम्पायर के आर्मीज़ को पोर्ट्रे किया है। ठीक है, स्पेशली इन द टेंस कंडीशन ऑफ द 3rd century when government was forced to tax more heavily to pay for the mounting military expenditure। ठीक है, ये जो आर्मी थी ये कई बार अनप्रेडिक्टेबल वायलेंस का सोर्स हो जाती थी और ख़ास करके तब जब 3rd century के टाइम में गवर्नमेंट ने ज़्यादा टैक्स लेवी करना स्टार्ट किया क्योंकि मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया था। अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर को संभालने के लिए जब टैक्स ज़्यादा बढ़ाया गया और उस वक्त ये जो आर्मीज़ थे वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए थे और इस वजह से सीनेट्स जो थे वो हेट करते थे और डरते थे और इसलिए उन्होंने जिस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको पोर्ट्रे करने के लिए किया है। टू सम अप, द एम्परर, द एरिस्टोक्रेसी एंड द आर्मी वर द 3 मेन प्लेयर्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर। ठीक है, तो अगर हम इसको कंक्लूज़न में अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि रोमन एम्पायर में मेन 3 प्लेयर थे, एक तो एम्परर
और जो दूसरे जो सीनेट एरिस्टोक्रेसी, और तीसरा जो था वो आर्मी। द सक्सेस ऑफ द इंडिविजुअल एम्परर डिपेंड्स ऑन देयर कंट्रोल ऑफ द आर्मी, एंड व्हेन द आर्मीज वर डिवाइडेड द रिजल्ट यूजुअली वॉज सिविल वॉर। ठीक है, तो ये जो एम्परर थे इनका सक्सेस डिपेंड करता था आर्मीज़ पर। अगर आर्मी पर उनका कंट्रोल है तो वो सक्सेसफुल है, और अगर आर्मी पर अगर उनका कंट्रोल नहीं है तो ऐसे में सिविल वॉर की सिचुएशन जो थी वो जनरेट हो जाती थी। एक्सेप्ट फॉर वन नोटोरियस ईयर 69 CE when 4 emperors mounted the throne in quick succession, the first 2 centuries were on the whole free from civil war and in this sense relatively stable. 69 CE का जो टाइम था वहाँ पर 4 एम्परर जो थे वो उनका क्विक सक्सेशन हुआ, जल्दी जल्दी वो थ्रोन पे वो आए और उसके बाद चले गए। लेकिन इसके अलावा जो बाकी जो फर्स्ट 2 सेंचुरीज थी उसमें एक तरह से समझ लो कि ये सिविल वॉर से बिल्कुल फ्री थी और इन कंपैरिजन ज़्यादा स्टेबल टाइम था पहली 2 जो सेंचुरीज थी उसका टाइम पीरियड। कहने का मतलब ये कि पहली 2 सेंचुरी जो थी वो तो काफ़ी स्टेबल थी, किसी भी तरह का सिविल वॉर या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं थी। लेकिन 3rd सेंचुरी तक आते आते यहाँ पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, जब 4 एम्परर्स का सक्सेशन बहुत जल्दी जल्दी हुआ उस टाइम, और सक्सेशन टू द थ्रोन वॉज बेस्ड एज फार एज पॉसिबल ऑन फैमिली डिसेंट। ठीक है, जो थ्रोन पे सक्सेशन होता था, जो राजा मतलब जो गद्दी पे बैठता था वो एक तरह से फैमिली डिसेंट होता था। फैमिली में जो मतलब फादर के बाद उसका बेटा वही थ्रोन पे आता था, चाहे वो नेचुरल सक्सेसर हो या फिर अडॉप्टेड, चाहे वो अडॉप्टेड सन हो या फिर उसका अपना सन। एंड इवन द आर्मी वॉज स्ट्रांगली वेडेड टू दिस प्रिंसिपल। ठीक है, और आर्मी भी इसी तरह से इसी प्रिंसिपल पर के अकॉर्डिंग थी। फॉर एग्जाम्पल टिबेरियस द सेकंड इन द लॉन्ग लाइन ऑफ रोमन एम्परर was not the natural son of Augustus. The ruler was founded the principate, but Augustus adopted him to ensure a smooth transition. ठीक है, तो ये बता रहे कि जो एम्परर का जो सक्सेसर होता था वो एम्परर की फैमिली से ही कोई ना कोई होता था, चाहे वो नेचुरल सक्सेसर हो या फिर अडॉप्टेड। और ऐसे में बता रहे कि टिबेरियस जो था वो रोमन एम्पायर का जो किंग था, लेकिन वो भी ऑगस्टस का नेचुरल सन नहीं था, ऑगस्टस ने उसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, जब ऑगस्टस ने अपना प्रिंसिपेट बनाया 27 CE में, ठीक है, तो उसने टिबेरियस को अडॉप्ट किया था जिससे कि उसकी एम्पायर का स्मूथ ट्रांजिशन हो सके।